सस्ते आटे की रोटियां। वैसे तो संगमपुर गांव में आटा चक्की की और भी 3-4 दुकानें थी, पर गांव के लोग सबसे ज्यादा रामलाल की दुकान से ही आटा खरीदते थे। रामलाल कहाँ थे 2 दिन से? साली की शादी में दूसरे गांव गया हुआ था भैया जी। अच्छा, तभी 2 दिन दुकान नहीं खुली। लाओ 10 किलो आटा तोल दो। कल घर में आटा खत्म हो गया, दूसरी दुकान से मजबूरी में 1 किलो आटा ले गया। एक टाइम रोटी बनाई, किसी ने ठीक से खाई भी नहीं। तुम्हारी चक्की के आटे में और गांव की बाकी चक्कियों के आटे में जमीन आसमान का फर्क है भैया। भैया जी, अब आपको खुद ही फर्क पता चल गया होगा महंगे और सस्ते आटे की रोटियों में। आप कहते हो ना मेरी दुकान का आटा बाकी दुकानों से महंगा क्यों है, बस यही वजह है। मुझे एक दिन ग्राहक नहीं बुलाना। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ ताकि मेरे ग्राहक मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। मैं भी अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद और सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ। भैया जी, भले ही महंगा आटा बेचता हूँ पर नंबर 1 गेहूं इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहकों को रामलाल की दुकान के आटे की ही आदत थी। रामलाल के बंधे हुए ग्राहक हर महीने 20-20 किलो आटा खरीदने आते ही थे। रामलाल भी बढ़िया गेहूं के आटे को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। रामलाल की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। माँ शांति और पत्नी उर्मिला के साथ वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। अरे बेटा, आज आने में बहुत देर कर दी। माँ, गेहूं साफ करवाने में समय लग गया। तुम तो जानती हो मैं अपनी आंखों के सामने खड़े होकर गेहूं साफ करवाता हूँ, मुझे तभी तसल्ली होती है। तुम भी अजीब हो। अरे नौकर किस लिए रखे हुए हैं, अपने आप उन्हें साफ करने दिया करो, तुम क्यों खड़े रहते हो? उर्मिला, अपने काम के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है, वरना नौकर जल्दबाजी में काम करते हैं। अगर मैं साथ में खड़ा होता हूँ तो वह तसल्ली से गेहूं को साफ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी भूल की वजह से मेरा काम खराब हो। गांव के सारे ग्राहक मेरी ईमानदारी और बढ़िया आटा देखकर ही तो मेरी दुकान पर आते हैं। बिल्कुल सही कहा राम बेटा। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, और यदि किसी भी काम में बेईमानी आ जाए तो फिर उस काम को बर्बाद ही समझो। मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता आया है और हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगा, और ईश्वर उसे आगे भी ऐसे ही सफलता देंगे। रामलाल और उसकी माँ ईमानदारी पर बहुत विश्वास करते थे। रामलाल ने सदा से ही ईमानदारी का मार्ग अपनाया और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहा। एक दिन रामलाल की साली, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, घर पर रहने आई हुई थी। इस बीच रामलाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें रामलाल के पैर में चोट आई। रामलाल चल नहीं सकता था, पर दुकान पर बैठना बहुत जरूरी था। दीदी, जब तक जीजाजी ठीक नहीं होते तब तक मैं और तुम काम संभाल लेते हैं। अभी 1 महीने तक तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो, मैं और कमला कल से ही आटे का सारा काम संभाल लेते हैं। कर पाओगी तुम दोनों, क्योंकि बहुत समझदारी से सारा काम करना होता है। पुराने ग्राहक बंधे हुए हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे रामलाल, कैसी तबीयत है भैया? अरे अभी तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है भैया। पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, समय लगेगा। अरे तुम्हारी दुकान से सब आटा खरीदते थे, अब सबको बहुत परेशानी हो रही है। सब यही आस लगाए बैठे हैं कि कब तुम दुकान खोलो और कब हम सब तुम्हारी दुकान से आटा खरीदें। भैया, अब आप चिंता मत करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं दुकान संभालूंगी। आप सबको आटा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी जी, अच्छा चलता हूँ। आदमी के जाने के बाद उर्मिला की सास उसकी प्रशंसा करने लगी, साथ ही उसे समझाया भी। देखो बहू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुख में अपने पति का साथ दे रही हो, पर एक बात याद रखना, जिस तरह मेरा बेटा ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ काम करता आया है, तुम्हें भी वैसा ही करना है, ताकि हमारा ये काम वैसा ही चलता रहे जैसा हमेशा से चलता आया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और काकी, मैं भी तो हूँ दीदी के साथ, दीदी को अकेले परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। उर्मिला को अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम दोनों बहनें मिलकर काम संभाल लो। रामलाल ने उर्मिला को सारा काम समझा दिया, और अगले दिन से ही उर्मिला अपनी बहन कमला के साथ मिलकर दुकान पर बैठ गई। दुकान खुली देखकर ग्राहक बहुत खुश हुए। चलो अच्छा है आज दुकान खुली है, वरना मैं तो सोच रही थी किसी और दुकान से आटा खरीदना पड़ेगा तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब ये दुकान रोज खुलेगी। मैं इस दुकान पर रोज बैठूंगी। सही है, पति का साथ दे रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। रामलाल भैया की किस्मत तो बहुत अच्छी है। जरूर उन्होंने पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी पत्नी उन्हें मिली। मुझे 20 किलो आटा तोल दो। दीदी, तुम पैसे लो, मैं आटा तौल देती हूँ। हाँ, तू तौल दे। पर राजू क्यों नहीं आ रहा? या तो उसको पता नहीं कि हम दुकान पर बैठने लगे। एक काम करते हैं, राजू को घर पर बोलते हुए जाएंगे, कल से वो भी दुकान पर आ जाएगा। राजू रामलाल की दुकान पर काम करने वाला नौकर था। दुकान बंद थी, इस वजह से राजू भी घर पर ही था। पर रास्ते में जाते हुए उर्मिला ने राजू को अगले दिन आने के लिए कह दिया। अगले दिन से राजू भी उर्मिला और कमला की मदद के लिए फिर से दुकान पर काम करने लगा।
उर्मिला दीदी गेहूं खत्म हो गई है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, खरीदने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल तू हमारे साथ चलना, हम गेहूं खरीद लाएंगे। दीदी गेहूं को लाकर धोना भी तो पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले खरीद तो लाए। अगले दिन उर्मिला और कमला राजू के साथ उसी दुकान पर गेहूं खरीदने जाती हैं, जहाँ से रामलाल गेहूं खरीदता था। ये तो बड़ी महंगी गेहूं है, इससे सस्ती गेहूं नहीं है क्या? रामलाल जी यही गेहूं लेकर जाते हैं। इस गेहूं के आटे की रोटियां बढ़िया बनती हैं, बस थोड़ा महंगा है पर रामलाल को यही पसंद है। दीदी बात सुनो, इधर आओ। हाँ क्या हुआ? दीदी जीजा जी तो पागल है, इतना महंगा गेहूं खरीद कर महंगा आटा बेचने में क्या ही मुनाफा होता होगा। अगर हम सस्ता गेहूं खरीद कर महंगे में बेच दे तो लोग जीजा जी की ईमानदारी को अच्छे से जानते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार करके तो देखो दीदी, देखना बहुत कमाई होगी। कह तो तू सही रही है, ठीक है तो हम सस्ती वाली गेहूं खरीद लेते हैं। सस्ता आटा उसी दाम पर बेचेंगे जिस दाम पर महंगा बिकता था। उर्मिला ने कमला के कहने पर सस्ता वाला गेहूं खरीद लिया और उसने गेहूं को साफ भी नहीं किया, ऐसे दुकान पर रख दिया। उर्मिला दीदी आपने गेहूं को धुलवाया नहीं, इसमें कोई कंकड़ पत्थर होंगे तो साथ में ही पिस जाएंगे। राजू हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गेहूं को धोकर सुखाएं फिर पीसें। राजू तू यहाँ पर नौकर है, इसलिए ज्यादा बीच में बोलना तेरे लिए सही नहीं है, वरना हम तेरी जगह किसी और को रख लेंगे जो चुप रहता हो। वही हुआ जिस बात के लिए राजू उर्मिला और कमला को रोक रहा था। अरे पकड़ो अपना आटा वापस, ये वो आटा है ही नहीं जो रामलाल भैया से हम खरीद कर ले जाते थे। ये आटा बहुत सस्ता है, इतनी घटिया रोटियां बनी हैं इस आटे की पूछो मत। सारी रोटियां सूख गई और आटे में कंकड़ पत्थर जैसा किरकिरा स्वाद भी आ रहा था। बहन जी सस्ते आटे की रोटियां ही बनानी हो तो हम इस दुकान से क्यों खरीदेंगे? हम तो महंगा आटा खरीदने आते हैं ताकि हमें बढ़िया रोटियां मिल सकें, पर ये महंगे दामों में आटा बेचकर सस्ता आटा दे रही है। मेरा आटा भी वापस ले लो भाई। उस दिन उर्मिला को बहुत बुरा लगा, उसकी एक गलती की वजह से सारे लोग आटा वापस करके गए, जिससे उर्मिला को बहुत नुकसान हुआ। दीदी कहाँ जा रही हो? रुको तो, महंगी और बढ़िया गेहूं लेने जा रही हूँ ताकि दुकान पर फिर से वही आटा बेच सकूं जो तुम्हारे जीजा जी बेचते आए हैं। राजू चल मेरे साथ चल, ये सारी गेहूं वापस करनी है और इसकी जगह वही गेहूं खरीद कर लाएंगे जो तुम्हारे मालिक खरीदते आए हैं। गेहूं को अच्छे से साफ करके धोकर सुखाकर फिर दुकान पर पीसना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमला तू दुकान पर बैठ, मैं राजू के साथ होकर आती हूँ। उर्मिला को पता था कि आज जो गलती हुई है अगर उसे दोबारा दोहराया गया तो उसके पति का बना बनाया व्यवसाय और बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। उसने अपनी गलती को सुधारा और सस्ता आटा बेचना बंद कर दिया। अब वो वही आटा बेचती थी जो रामलाल बेचा करता था। कुछ समय बाद जब रामलाल ठीक हो गया तब वैसे का वैसा ही उसका काम मिला जैसा वो हमेशा से करता आ रहा था। काम और कमाई में कोई कमी नहीं हुई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेईमानी से कमाई तो हो जाती है पर वो कमाई हमेशा नहीं रहती। इसलिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाओ जो हमेशा तरक्की में हमारी मदद करता है।